सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मोहि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपेस विधि हाथ। विश्वामित्र जी ने तो जो रामायण में कहा, भरत जी से यही कहा कि 6 चीज़ें भगवान ने अपने पास रखी हैं। लेकिन कोई कितना भी हो, सब राहत तो ढूंढते हैं कि हर चीज़ की काट भी होती है, हर चीज़ का हल भी होता है। जैसे गंभीर रोगों का इलाज होता है, ऐसे ही जब मानव समस्याओं से ग्रस्त होता है तब उसे कभी ज्योतिष की याद आती है, कभी वास्तुविद की याद आती है। कहीं ना कहीं वो अपनी समस्या का समाधान चाहता है और होना भी चाहिए, प्रयास पूरे होना चाहिए। कुछ लोग यदि बैठे रहें कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो हो जाएगा, तो प्रारब्ध में हो सकता है ऐसा भी लिखा हो कि आप प्रयास करो तो ठीक हो जाएगा। इसलिए ही लोग राहत तलाशते रहते हैं और तलाशना भी चाहिए, कहीं आपको राहत मिल जाए। या कई बार मनोवैज्ञानिक असर भी होता है कि आपका तनाव कम हो जाता है। जैसे जोशी कहता है कि सब कुछ आपका अच्छा होने वाला है, तो आप अंदर से खुशी, और अंदर की खुशी ही शरीर में काम करती, माने आप प्रसन्न रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। तो स्वस्थ के लिए हम सब प्रयास करनी चाहिए। तो हमने सार्थक संवाद के माध्यम से अभी तक आपको ज्योतिष शास्त्रों में जो ज्ञान रखते हैं उनसे मिलवाया, संतों से मिलवाया जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से आपको समाधान बताए। ज्योतिष तो जिसकी कुंडली, जिसकी हस्तरेखा वैसा बताते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे वास्तु शास्त्र के ज्ञाता से मिलवाएंगे जो पिछले 15 वर्षों से लोगों को कई प्रकार की राहत दे रहे हैं कि आप यदि मकान जिसमें रहते हैं यदि वो उनका आप एक बार भ्रमण करवा लेंगे तो यदि कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक भी दावे हैं कि यदि किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते उनका वो भी एक हल है वास्तु में। गंभीर बीमारियों का हल भी है, यहाँ तक कि कैंसर जैसे मरीजों के हीलिंग करने का उनका दावा है। तो वास्तु शास्त्र का हम बहुत सुनते हैं, करते हैं। क्या है इसको आज हम समग्र रूप से समझेंगे। तो आज हमारे साथ हैं, हम आपको अब सीधे मिलवाते हैं शिवांशु वर्मा जी से। नमस्कार। आपके साथ आपने इसको दिव्य महावास्तु नाम दिया है, ये क्यों ऐसा? हम तो वास्तु शास्त्र सुनते थे, आपने दिव्य महाशास्त्र। सर, मैं बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को, आपको, कि बेसिकली जो हमने दिव्य महावास्तु का नाम दिया, मेरा जो एजुकेशन हुई महावास्तु से हुई, तो मैंने उसको दिव्य इसलिए कहा कि जब मैंने इस पे 15 साल प्रैक्टिस की, तो 15 साल की प्रैक्टिस में मैंने पाया कि जब आप 3 तलों पे, इंसान के 3 तलों पे काम करते हैं, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। वो तल क्या होते हैं? एक पृथ्वी जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट, तीसरा होता है आकाश। आकाश का सेंस है कि हमारी जो ज्योतिष कह रही है, जो कुंडली कह रही है, अगर इन तीनों तलों को हमने सुचारू रूप से बैलेंस कर दिया तो हमारी जिंदगी इतनी सरल हो जाती है कि जितना हमने कभी आज तक नहीं सोचा होगा। तो इसी सब चीज़ों का विचार में रखते हुए हमने इसका नाम दिव्य महावास्तु रखा। और पिछले 15 सालों से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोगों का घरों में बहुत सारी समस्याएं जो भी रहीं उनको मैंने सॉल्व किया है। और सबसे मजे की बात हमारे दिव्य महावास्तु में ये है कि हम लोग चैलेंज के साथ काम करते हैं। और मैंने बहुत जगह पे 42 डेज के अंदर सारे काम करके दिए हैं लोगों को। और हमारा जो वास्तु है ये 48 घंटे के बाद काम करना शुरू कर देता है। आप इस क्षेत्र में कैसे आए? वास्तु के क्षेत्र में लोग अलग अलग उनके रहते हैं ध्येय, उससे वो चयन करते हैं क्षेत्र। आपको किस घटना से प्रभावित होकर आप इस क्षेत्र में? सर, कहते हैं ना कि समस्या जो है किसी भी चीज़ों को जन्म देती है, आवश्यकता विस्तार की जननी है। यस। तो बेसिकली मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं भी कुछ समस्याओं से उस समय जूझ रहा था। मैंने भी बहुत सारे ज्योतिषी से मिला, बहुत सारे वास्तु वालों से मिला, बहुत सारे मंदिर गया, बहुत सारे हवन कराए, पर मुझे रिलीफ नहीं मिला। तब मुझे मेरे एक जो गुरु हैं उनका मुझे स्मरण हुआ, एक मेरे फ्रेंड के द्वारा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये महावास्तु है, आप इसको करके देखिए, आपको शायद आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो मैंने अपने घरों में उसको अप्लाई किया, इनके जो भी बेसिक्स थे, और मैंने देखा कि कुछ ही हफ्तों में मेरी सारी समस्या सॉल्व हो गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ये पूरा सीखना है। और जो लोग इस दुनिया में
समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो उनकी समस्याओं को कम करना है। शायद ईश्वर का यही उद्देश्य था, इसीलिए मैं इस फील्ड में आया। एक सामान्य आदमी कैसे समझे? सब बड़े लोग ज़्यादा पहुँच समझते हैं वास्तु शास्त्र को, गरीब आम आदमी कम समझता है। तो एक सरल भाषा में वैदिक वास्तु है क्या आखिर? सर, वैदिक वास्तु को अगर हम देखें तो वैदिक वास्तु का सबसे पहले जो जिक्र आया मत्स्य पुराण में आया। उसके बाद जब हम देखते हैं तो विश्वकर्मा प्रकाश जो सबसे ऑथेंटिक पुस्तक है हमारे शास्त्रों की, उसमें इसका वर्णन किया गया है। जहाँ तक हम भोपाल में अगर बात करें राजा भोज जी की, तो राजा भोज जी एक बहुत बड़े शोधकर्ता थे वास्तु पे। इन्होंने अपनी एक बहुत प्यारी पुस्तक लिखी जिसका नाम था सम्रागण सूत्रधार, जिसमें उन्होंने वास्तु की पूरी चर्चाएं की और पूरा अप्लाई किया। तो अगर हम एंशिएंट साइंस को भी देखें तो जितने भी महल, जितने भी मंदिर इस दुनिया में हैं जो एंशिएंट हैं, उनकी सारी दिशाएं, सारी चीज़ें, जो मूर्तियों की स्थापना होती है, वो सब एक ही जगह पे स्थापित है। तो ये कोई यूं ही नहीं था, ये एक साइंस। लेकिन आज तो महल पूरे खंडहर हैं, जहाँ भी देखो पुराने राजा महाराजा महल सब खंडहर हैं, केवल इतिहास की वस्तु बनी है। सर, इतिहास हमें बताता है, हमें जीने का रास्ता सिखाता है। सभ्यताएं तो चेंज होती रहती हैं और जीवन तो यूं ही चलता है। पर आप अगर महलों को देखें तो बहुत सारे महल आज भी जो उस तरह से डिज़ाइन किए गए, वो आज भी हम लोगों के लिए देखने का एक स्वरूप है कि हम लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, उनकी कारीगरी को देखते हैं कि कईयों सालों से वो आज भी टिके हुए हैं। और जब हम बात करें कि हमारे सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म की हम जब बात करते हैं तो हमारा जो वेद है, जो हमारे शास्त्र हैं, बेसिकली 18,000 सालों से पहले पुराने हैं, जो आज भी सेम एग्जिस्ट करते हैं। आज भी उनमें कोई चेंजेस नहीं है। उस बीच में बहुत सारी सभ्यता आई, बहुत सारे लोगों के रिलीजन्स आए, वो सारे खत्म हो गए, पर हमारे वेदों की चीजें आज भी अडिग हैं, वैसी की वैसी हैं। ये जो वास्तु है, वैदिक वास्तु, ये घरों, ऑफिस, उद्योगों के स्थान, क्या सब जगह अलग अलग, सब जगह उपयोगी है क्या ये? हाँ सर, एक्चुअली जब हमने घरों की बात करते हैं तो घर में रहने वाले जितने भी सदस्य जो भी हैं, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या यंग हों, उन सब पे, उनके जीवन पे प्रभाव डालता है। और वैसे ही किसी भी व्यावसायिक जगह पे जब हम वास्तु करते हैं तो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉई, वहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या वहाँ पे जो उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको बहुत सारी चेतनाएं मिलती हैं कि वो कैसे काम करें, किस लय में काम कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है। तो अगर आप अपने व्यवसाय की जगह या अपने घर को वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपकी सारी जिंदगी का सारी मूल आधार जो है वो एकदम स्मूथ हो जाता है और आपको बहुत इतना लाइट फील होता है कि जीवन में कभी आपने ऐसा फील ही नहीं किया होगा। ये मनुष्य के स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आर्थिक लाभ, इन सबको प्रभावित करता है वास्तु। जी सर, जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ विश्वकर्मा प्रकाश की। तो विश्वकर्मा प्रकाश की पुस्तक में 14वें अध्याय में श्लोक में लिखा गया है कि बहुत प्यारी सी स्टोरी कही गई कि जब ईश्वर और असुरों में युद्ध हो रहा था और कई सालों तक चल रहा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी असुरों की तरफ से अंधकासुर लड़ रहा था और ईश्वर की तरफ से शिव जी लड़ रहे थे, वो खत्म नहीं हो रहा था। तो इन दोनों के पसीने से एक महादैत्य सा इंसान उत्पन्न हुआ, जो हमारा विश्वकर्मा प्रकाश में बोला गया है। तो सभी तुरंत इमीडिएटली वो सारे युद्ध खत्म हो गए। तो ईश्वर ने सोचा, भगवान की तरफ से लोगों ने सोचा कि कोई राक्षस की तरफ से कोई महादैत्य आ गया है, और राक्षस ने सोचा कि कोई ईश्वर की तरफ से महादैत्य आ गया, ये तो चीटिंग हो गई। तो वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन लेके गए, बोले कि ये तो चीटिंग हो गई, इन्होंने किसी को ले आए युद्ध करने के बीच में। तब उन्हें पता चला कि ये इन दोनों का पसीने से ये उत्पन्न हुआ है। तब जो ब्रह्मा जी थे, तब उनको मानस पुत्र बोला कि ये मेरे मन का पुत्र है, इसे मैं मानस पुत्र कहता हूँ, इस पे सब लोग विराजमान हो जाइए। तब उसी समय, ये जब हम वास्तु पुरुष की बात करते हैं तो इसमें 45 देवता की बात करते हैं।
जिसमें 12 असुर हैं, 33 देवता हैं, ये सब उसी पे विराजमान हो गए। तो जब हम घर को देखते हैं तो घर में वास्तु पुरुष अपने आप स्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे ही वो स्टेब्लिश हुआ तो उसमें पोजीशंस आ जाती हैं देवताओं की। तो कहा गया है, जो विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है, कि जब कोई इंसान कोई मंदिर या कोई भवन का निर्माण वास्तु को ध्यान में रखते हुए करेगा तो वहां पे ईश्वरीय शक्ति विराजमान होगी। और अगर कोई व्यक्ति इनका ध्यान रख के नहीं करेगा तो वहां पे असुर की शक्तियां फैल जाएंगी। तो इसी का जो तात्पर्य था वो हम लोगों ने आज मॉडर्न साइंस के को डिजाइन करके घरों में प्लेस किया। जब वास्तु किया तो लोगों की जिंदगी चेंज हो गई। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, वैदिक वास्तु का? हाँ, वैज्ञानिक आधार क्या है? बेसिकली जब हम बात करते हैं वास्तु की तो ये पंच तत्वों पे आधारित है। जैसा आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पंच तत्वों से बेस है, उसका बेस है। तो जब पंच तत्वों की दिशाएं अलग अलग जगह पे अलग अलग होती हैं, जैसे माना गया है कि किसी भी, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सिटी में आप उसका साउथ वेस्ट देखें या वेस्ट देखें तो ऊंचा होगा। अगर उस सिटी का आप नॉर्थ देखें तो नीचे होगा और वहाँ पे वाटर बॉडीज का कलेक्शन होगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा गर्म एरिया होगा और वहाँ की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रही होंगी, वैल्यू में इंक्रीज कर रही होंगी। तो ये आधार है पंच तत्वों का। तो कहा गया है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि वास्तु कुछ और नहीं है बल्कि ये पंच तत्वों की दिशाओं को बस संतुलित करने की एक कला को ही वास्तु कहा गया है। प्रकृति के बारे में बताएं कि प्रकृति में किस तरह से वास्तु की उपयोगिता कैसे बताती है, प्रकृति कैसे संदेश देती है? सर, हमारा जो दिव्य महावास्तु है, बेसिकली हम जो काम करते हैं इस पे, ये गीता के आधार पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कहा गया है कि श्री कृष्ण ने एक अपनी गीता के जरिए हम आज मनुष्यों को जीने का एक तरीका बताया है। तो हमारे भी जो रेमेडीज होती हैं वो गीता पे आधारित होती हैं। तो प्रकृति की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं कुछ स्टोरी बताऊंगा। जब आपने देखा होगा महाभारत में कि जब अर्जुन कौरवों को मारने के लिए रणभूमि में गए तो नो फील्ड लाइन जो होती है वहां पे जाके अपने घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। इन्होंने अपना धनुष उतार के नीचे रख दिया। तो श्री कृष्ण बोले, मन में सोचे कि ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो युद्ध होगा नहीं। तो फिर वो गए उनके पास। उन्होंने एक शब्द बोला जो गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तुम अपनी प्रकृति में वापस आ जाओ। प्रकृति का मतलब यह है कि आप किस एलिमेंट के हो, आपकी बॉडी में किस तरह का एलिमेंट है जो ज्यादा है। तो जो ज्यादा एलिमेंट है उस प्रकृति में आ जाओ। तो मेरा जो पिछले कई वर्षों में इस पे अध्ययन रहा तो मैंने ये देखा कि प्रकृति बेसिकली आपके एलिमेंट पे बेस्ड होता है। आपका नेचर कैसे डिजाइन हुआ है, कैसे आप बात करोगे, कैसे आपकी सोच है, कैसी आपकी विचारधारा है, ये आपके एलिमेंट पे डिसाइड होता है। तो जैसे 5 एलिमेंट बोला गया है, तो जिसमें 2 एलिमेंट जो स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, अगर ये किसी में कम हो जाए तो आप जैसे रोडों पे देखते हैं ना कि लोग पागल घूमते रहते हैं, ये वो होते हैं। और बोला गया है कि जो श्रीनाथ, जो हमारे कृष्ण जी थे, वही एक ऐसे पुरुष थे इस दुनिया में जिनके अंदर ये 3 एलिमेंट, जैसे फायर, वाटर और एयर, ये 3 एलिमेंट बराबर बराबर संख्या में थे, जिनको 33% के आधार पे हम लोगों ने बांटा। और आज तक कोई और इंसान इस एलिमेंट को बराबर नहीं रख पाया है। तो हम जैसे हम और आप हैं, तो हमारे अंदर हो सकता है कि फायर ज्यादा हो सकता है एयर ज्यादा हो, बाकी के एलिमेंट कम हो। तो अगर फायर ज्यादा है तो हमारा जो बर्ताव होगा, हमारा जो विचारधारा होगी, वो फायर की तरह ही होगी। हम उसी की तरह सोचेंगे। जैसे शेर है, शेर को आज आप घास खिलाना शुरू कर दें या आप घास खाते हुए देख लें तो आपको क्या अच्छा लगेगा? शायद नहीं। कल को आप एक हिरन को मांस खाते हुए देख लें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रकृति में नहीं है।
तो प्रकृति का सेंस ये है कि आप जिस एलिमेंट में हो उस तरह का भोजन करें, उस तरह का बातें करें, उस तरह का थॉट प्रोसेस हो, आपकी दिनचर्या उस तरह की हो, उस तरह का योग साधना हो। हर तरह की एलिमेंट के लिए अलग अलग योग साधनाएं हैं, तो उस तरह की योग साधनाएं करें तो आप अपने एलिमेंट में वापस आ जाते हैं। और जैसे ही आप अपने एलिमेंट में वापस आते हैं तो आपको इस दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं है। ये इन्वायरमेंट आपको उठाने के लिए ही फिर बैठा हुआ है। ये मरमा क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होता है? सर मर्मा अगर हम बात करें, जैसे आपने जापानीज में सुना होगा एक्यूपेंचर पॉइंट्स, ये टेक्निक एक्चुअली उन्होंने दुनिया को बताई, पर मर्मा हमारा उससे पहले का यहाँ पे हमारे ऋषियों ने उसको ढूंढ लिया था। अच्छा। और दुनिया को बता दिया था कि मर्मा ही एक्यूपेंचर पॉइंट है। मर्मा बेसिकली क्या कहते हैं कि जो बिल्डिंग के अंदर जो आपके मर्म पॉइंट है, जो एक्यूपेंचर पॉइंट्स हैं बेसिकली, वो क्या है। जैसे बॉडी में एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं, हम उनको पिन करते हैं, तो वो कैसे हैं, उसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर भी मर्म पॉइंट होते हैं। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई पुल बना और वहां पे मिस्त्री ने एक हथौड़ा मारा, पूरा पुल नीचे आ गया। तो ये मर्म पॉइंट होते हैं कि वो मर्म पॉइंट में जैसे ही कोई हिट किया जाता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। फिर तो वो जो पुल टूटते हैं, जो जांच होती, निलंबित होते, उनकी कोई गलती नहीं टेक्नोलॉजी की? सर गलती की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, मर्म जो होता है, जब भी हम डिजाइन करते हैं तो मर्मा को ध्यान में रख के करना चाहिए। मर्मा को ऐसे पॉइंट्स पे लाके रखना चाहिए जहां से उसको कोई दिक्कत ना हो। तो मर्मा हमें जब डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट या वास्तुशास्त्री वहां पे आपको बता सकता है कि यहाँ पे हथौड़ा मारना है या नहीं मारना है। जी। तो इसी के आधार पे हमारे बॉडी में भी जो पेन होते हैं, अगर आप घर के मर्मा को हील कर देते हैं तो आपके बॉडी में जो सालों से, जो आपने सुना होगा कि कई घरों में लोगों को वर्षों से कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी उसको नहीं देख पा रहे हैं, पैथोलॉजी रिपोर्ट में नहीं आ पा रही है चीज़ें, तो आप अगर उसको मर्मा पॉइंट सही कर देंगे घर का, तो आप देखेंगे वो दर्द आपका जो दसियों सालों से था सिर्फ मात्र 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। आप लोग वास्तु शास्त्र में घर में ठीक करते हैं, तोड़ा फोड़ी करते। अब आजकल तो फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है महानगरों में। अब वहाँ आप दरवाज़ा तो एक ही है, आप दूसरी दिशा से दे नहीं सकते। तो ये फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट, इन सब में आप कैसे फिर वास्तु ठीक करते हैं? हाँ सर, हमारे जो दिव्य महावास्तु की बात हम करते हैं, हम इसमें तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। जो भी घर है जिस पोजीशन में है, हम उसमें छोटी छोटी रेमेडीज डाल के वहाँ के अंदर के पंच तत्वों को बैलेंस कर देते हैं। तो जो ऐसे हम फ्लैट की बात करते हैं, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो टेक्निक है, हमने अपने शास्त्रों से ली और मॉडर्न टेक्निक को उसमें जोड़ा, और उसके आधार पे जो हमने गीता के आधार पे जो रेमेडी बनाई, वो हमने जब फ्लैटों में अप्लाई किया तो 100% उसमें रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। अच्छा। और जो रिजल्ट्स मिले हैं, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक घर में मैंने वास्तु किया, उनके घर में कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, इशू चल रहे थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसके जो रिजल्ट्स थे 3 घंटे के बाद मिल गए। उनके जो 2 साल से पेंडिंग केसेस थे, वो सारी चीज़ें सब सामने आ गई सिर्फ 3 घंटे के बाद। और जो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, वो थाने से फ़ोन आके उन्हें बोल रहे थे कि आप आ जाइए, आपकी सुनवाई होगी, आप अपने बयान लिख दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करते हैं। यदि ऐसा है तो कितने आदमी परेशान हैं, पेशी दर पेशी कचहरी के चक्कर काटते रहते, तो क्यों नहीं फिर वो वास्तुविद के पास चले जाते हैं? सर अगर हम इंडिया में बात करें तो जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो वास्तु का ज्ञान रखते हैं या समझते हैं, वो बिना वास्तु के अपने घर में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। और जो आम जनता है, इसका जो मोटिव था मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले के समय में वास्तु 2 तरह का होता था। एक जो वास्तु होता था वो जो महलों के अंदर होता था, एक वास्तु जो होता था वो जो पब्लिक को बताया जाता था। जो महलों के अंदर होता था, राजा कभी नहीं चाहता था कि महलों के अंदर का वास्तु पब्लिक जान जाए। अच्छा। और जो बाहर बताया जाता था वो घुमा फिरा की चीजों को बताया जाता था, जो आज की बहुत सारे वास्तुशास्त्री कर रहे हैं। हम लोग जो काम करते हैं महलों के अंदर वाला काम करते हैं।
जैसे महलों में आपने देखा होगा कि जो हथियार रखे जाते थे, जो ससरा घर बनाया जाता था, वो साउथ वेस्ट में बनाया जाता था। सोने के लिए साउथ की दिशा होती थी उनकी, किचन साउथ ईस्ट में होता था। इस तरह से उन्होंने साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाई। इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो उसी के आधार पे जो महलों पे होता था, हम लोग वही काम करते हैं। तो जैसे ही काम करते हैं सर, आप देखते हैं कि 48 घंटे तो मैं बोलता हूँ, बट कहीं कहीं पे 3-3 4-4 घंटे में भी हमें रिजल्ट मिला है। आपके बारे में सुना गया कि आप कैंसर जैसे रोगियों को फ़ायदा दिया, या जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, कोई आपने वास्तु ठीक किया, वहाँ बच्चे होने लगे, तो ये क्या है मतलब? सर देखिए, मैंने आपको बताया कि पंच तत्वों की बात की, पंच दिशाओं की बात की। उनका एक कलर है, उनका रंग है, उनकी एक दिशा भी है। मैंने जो अपने ऑब्जर्वेशन से देखा, जो मेरा अनुभव रहा पिछले 15 सालों में, जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या ऑरेंज कलर है दीवालों में, उनके घर में कैंसर जैसी बीमारी 100% मिलती है और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी मिलती है। आज जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, हाँ, आज जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, आप उनके घर में चले जाइए तो आप पाएंगे कि उनकी नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट होगी, या फिर उस एरिया में रेड कलर की फैमिली का कोई भी कलर होगा, जिसकी वजह से उनके घर में कैंसर आया। अच्छा, इतना प्रभावित जी, अगर इन दिशाओं को आप सही कर ले जाते हैं। और बच्चे किस कारण से नहीं होते कई बार? बच्चों का कारण होता है जब आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एक दिशा होती है जो 22.5 डिग्री की होती है, इसमें कोई भी टॉयलेट सीट आ जाना या वहाँ के किचन आ जाना, या वेस्ट की डायरेक्शन में कोई टॉयलेट आ जाना, ये दो दिशाएं बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के लिए। और जैसे ही ये डिस्टर्ब होती हैं, तो आप देखते हैं कि उन घरों परिवारों में बच्चे बहुत मुश्किल से होते हैं, होते भी हैं तो कोई ना कोई बीमारी लेके पैदा होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो अगर इन दिशाओं को आपने सही कर दिया, मेरे एक ऐसे क्लाइंट हैं यूएसए के, उनकी फैमिली में मतलब 7 ईयर से बच्चे नहीं हो रहे थे और आईवीएफ उन्होंने कराया, 3 बार आईवीएफ फेल हो गया। तो उन्होंने बोला कि अब एडॉप्शन के लिए जाना है। तो मुझसे ऐसे ही मुलाकात हुई, मैंने उनका नक्शा देखा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस घर में बच्चा हो जाएगा। मैंने कुछ रेमेडीज के तौर पे उनको बोला कि ऐसा करिए, ईश्वर की मर्जी होगी तो जरूर इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 6 महीने के बाद उनके पिताजी मुझसे मिले अचानक से और फूट फूट के रोने लगे। और मैंने उनको चुप कराया, मैंने कहा क्या हो गया, क्या पता? वो हाथ जोड़ के मुझसे बोलते हैं कि आपने मेरी बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरी बेटी पिछले 5 मंथ से प्रेग्नेंट है और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे पेशेंट यूएस से वापस आए तो सबसे पहले बच्ची को मुझसे मिलवाया। तो स्वाभाविक है। तो ये जब मैंने वास्तु को देखा, तो वास्तु ऐसी कला है, ऐसा विज्ञान है जो हमारे शास्त्रों ने दिया, हमारे ऋषियों ने किया। वो उसके जरिए दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम पा नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। ये कलयुग है और आम आदमी बहुत परेशान है। संत महात्मा बताते हैं कि नाम जप करो, कोई यज्ञ हवन बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, जोशी ग्रहों की पूजा बताते हैं, शनि राहु केतु की, कुछ तंत्र मंत्र की बता दे। कोई कहते हैं ये अंगूठी, ये मूंगा पहन लो, पुखराज पहन लो। फिर आप लोग बताते मकान की वास्तु वाली चीज़। तो एक आम आदमी कैसे तय करे कि हमें कहाँ राहत मिलेगी, और इसमें क्या अंतर है ज्योतिष में, वास्तु में, जो तंत्र मंत्र पूजा पाठ, इन सब का कोई रिलेशन है कि ये सब अपनी अपनी बताते? जैसे होम्योपैथी वाला डॉक्टर कहता हम सही, एलोपैथिक वाला हम, आयुर्वेदिक वाला कहता हम। तो एक आम आदमी बड़ा भ्रमित हो जाता है। तो ये कैसे तय करे, जरा इसको आप बताइए। सर, जब हम वास्तु की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो इंसान जिस घर में उसका जन्म हुआ, अगर उसकी घर की मेन डोर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो जीवन भर आप देखेंगे कि उस इंसान को नॉर्थ या फिर साउथ, उसके पीछे की दिशा, वही मिलता है घर। चाहे वो कितने भी हॉस्टल में रह ले, चाहे कितने भी बाहर घर लेके किराए कहीं होटल में रहने जाए तो होटल में भी अधिकांश वही कमरा मिलेगा, वही मिलेगा।
तो ये प्रकृति का नियम है, अच्छा। वो ईश्वर ने आपको ऐसा डिजाइन करके भेजा ही है और उसके लिए उसने पूरे रास्ते बना रखे हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी और या वास्तु की बात करते हैं तो ये इसलिए कोरिलेट है कि एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आप बता सकते हैं कि आपके घर में किस दिशा में क्या सामान रखा है या किस दिशा में कोई डिस्टरबेंस है, और ग्रहों के हिसाब से आप अपने घरों को प्लेस कर सकते हैं। जैसे आपके जो मेन डोर की दिशा है वो डिसाइड कर सकते हैं। आपको पैसा कहाँ से आएगा, आप अपने एस्ट्रोलॉजी को देखकर अगर अपने घर में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं तो पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि जिस इंसान को पैसा नहीं आ रहा हो और आप सिर्फ अपने सेकंड हाउस के कस्प पे जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसकी दिशा का उपाय अपने घर पे कर देंगे तो पैसा बरसेगा, कॉन्टिन्यूअस बरसेगा, किसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु इसलिए कोरिलेट है कि चाहे तो आप अपने एस्ट्रोलॉजी का जब उपाय करते हैं तो आपके घर में ऑटोमेटिक आपका मन चेंज हो जाता है, चीज़ों को चेंज करने का, कलर चेंज करने का या कोई भी आर्टिकल रखने का। या आप अपने घर में वास्तु करते हैं तो आपके जो ग्रहों की पोजीशंस हैं वो अपने आप सही होने लगती है। तो इसीलिए दोनों कोरिलेट है, इसलिए कहा गया है एस्ट्रो महावास्तु जब हम लोग करते हैं तो एस्ट्रो वास्तु का सेंस यही है कि एस्ट्रो को भी देख के और वास्तु को देख के उनके बीच का एक हमें उपाय निकाल के अपने घर में जैसे ही फिक्स कर देते हैं वैसे ही हमारे जीवन में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आम आदमी के लिए भी, अगर वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास हैं तब भी चिंता ना करें, अगर अच्छे वास्तुशास्त्री के पास हैं तब भी चिंता ना करें, क्योंकि जो भी उपाय दिए जाएंगे वो अपने आप ही उसका वास्तु सही कर देगा या फिर उसकी एस्ट्रोलॉजी सही कर देगा। तो इसलिए ये प्रश्न मैं उन सभी के श्रोताओं के लिए है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, ईश्वर आपको सही करने के लिए कोई ना कोई इंसान जरूर मिला देता है। अच्छा, आज का जो युवा है ना तो वो ज्योतिष को मानता है ना वास्तु को, वो तो कहता है हम कर्म पे भरोसा करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, उसका उसी पे है। तो युवाओं के लिए कैसे आप समझा पाते हैं कि वास्तु का या ज्योतिष का क्या उपयोग है जीवन में? सर, अगर हम युवाओं की बात करें, आज की जनरेशन बेसिकली बहुत मॉडर्न हो गई है, वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर हम बात करें अपने कल्चर की, सनातन धर्म की, तो कहीं ना कहीं वो विदेशों में जाते हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ के लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारा यूथ सिर्फ चमकदार चीजों को देख रहा है, उसके आगे बढ़ रहा है, नशों में लिप्त है, चीजों में लिप्त है। मैं तो इतनी सी बात करता हूँ कि ईश्वर तो है, ईश्वर ने जो हवा, पानी, सूरज ये दिया है, ये आम इंसान की बात नहीं, ना कोई बना पाया है। जब हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम इनको देखें कि ईश्वर ने, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि घर वाला, कि जिस घर में जैसा जन्म हुआ उसको गेट वैसे ही मिलेगा। आप अपने जीवन में जब एक चीज परिवर्तित नहीं कर पाए तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा? जब आप 20-25 सालों में एक चीज नहीं बदल पाए, आप ये नहीं बदल पाए कि आपका घर की दिशा अलग होगी, आप अगर नॉर्थ में है तो वेस्ट में ले लेंगे या ईस्ट में ले लेंगे, आप ये नहीं डिसाइड कर पाए। आजकल तो घरों में कहाँ बच्चे होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं। सर, इसका आशय बस इतना ही है कि अगर आप जिस घर में आपकी माँ 9 महीने वहां पे थी, हॉस्पिटल में बच्चा हो जाए वो उसका आशय नहीं है, पर जिस घर में आपकी महिला जो होती हैं 9 महीने बिताती हैं, उस घर से आशय है, वो घर की पोजीशन कैसी है उस पर डिसाइड करता है कि वो जिस दिशा का होगा उस दिशा में ही जीवन भर आपको मिलेगा। अच्छा, और इवन यहाँ तक कि उस दिशा की लड़की अगर विवाह भी होता है तो उसी दिशा की घर वाले ससुराल भी वही दिशा में, लड़की भी उसी दिशा की हो। इसको अगर युवा को अगर बात करें हम, तो युवा से मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वर है, ईश्वर पर विश्वास करिए। एक कहते हैं ना कि एक कुत्ता भी अगर होगा, एक जानवर भी है, उसका भी भगवान है। वो हो सकता है कि हमारे भगवान जैसे ना दिख रहा हो सकता है कि कुत्ते का भगवान है, कुत्ते जैसा दिखता होगा, 4 दुम होंगी,
चार कान होंगे, ऐसे ही होगा। या कोई जानवर होगा, उसके जानवर की तरह होगा। तो वो तो है, ईश्वर तो है, ईश्वर पे बिलीवर बनिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ कराता है। कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं अपन उसी के अंश हैं, ईश्वर जीव ईश्वर अंश अविनाशी। यस जी। यस। मैं एक यदि कोई आम आदमी शुरुआत करे तो वास्तु की शुरुआत कहाँ से करे वो? सर, अगर हम अपनी दिव्य महावास्तु की बात करें और अगर हम वास्तु को एक वैदिक तरीके से करना चाहें, तो उसकी शुरुआत ये होती है कि आप पहले अपने घर का ग्रिड होता है, 16 दिशाएं निकाल लें, जो कि बहुत आसानी से निकल जाता है। गूगल अर्थ आजकल बहुत इन सब चीज़ों में काम कर रहा है। बहुत सारे हमारे आर्किटेक्ट भी हैं, ऑटो कैड वाले हैं, वो सब इस पे काम कर लेते हैं। तो एक हम उसका नक्शा निकालते हैं, लेआउट बनाते हैं घर का, उसकी 16 दिशाएं डिसाइड करते हैं जो कि एक्यूरेट होती हैं। उसके आधार पे देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक घर में 16 दिशाएं होती हैं, हर दिशा 22.5 डिग्री की होती है और हर एक दिशा में 2 डोर होते हैं जो 11.25 डिग्री के होते हैं। तो जब हम उस पर शक्ति चक्र लगाते हैं, 16 दिशाएं निकालते हैं, तो उससे हमें डिसाइड हो जाता है कि हमारी दिशा कौन सी है, किस डोर, जो हमारा मेन डोर है वो किस डोर पे आया है, और जो हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन हो गई या टॉयलेट सीट हो गई या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी है, किस किस दिशा में पड़ी हुई है, किस जोन में पड़ी हुई है, उसके आधार पे हम लोग उसकी रेमेडी देते हैं। उसके आधार पे हम पंचतत्वों को सही करते हैं, बैलेंस करते हैं, और जैसे ही करते हैं उसके रिजल्ट्स आपको 10 दिन के अंदर मिलने लगते हैं। आपको क्या लगता है वैदिक वास्तु का भविष्य क्या है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना साइंस था। जैसे मैंने पिछले भी कहा था, 18,000 वर्षों से भी पुराना, आज भी जिंदा है, आज तक उसका भविष्य खराब नहीं हुआ है। तो मैं ये कल्पना करता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है इसको समझेगी, इस पे विचार करेगी, इसको और आगे लेके जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसका स्कोप जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि लोगों की हर घरों में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और मैं यही कहूँगा लोगों से कि थोड़े बहुत चीज़ों को आप ना देखते हुए, कि थोड़े बहुत खर्चों को ना देखते हुए, अगर आप अपने घरों को वास्तु के हिसाब से बना लेंगे, तो हमारे शास्त्र कभी या वेद कभी गलत नहीं बोलते, आपको 100% रिजल्ट देंगे। एक समस्या रहती थोड़ी सी कि कई बार वास्तु पे बड़ा बड़ा खर्चा बता देते हैं। एक आम आदमी पहले से ही झिझक जाता है कि वो आएंगे तो अभी पता चले ये दीवार तोड़ दो, इधर बाथरूम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसलिए भी लोग डरते हैं कि अब कौन पढ़े उसको, और एक बार मन में भी आ जाता है कि उन्होंने कहा और हमने किया नहीं, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है। तो ये क्या खर्चा कम में वास्तु ठीक हो? हाँ सर, आपने अच्छी बात बोली, और मैं अपने श्रोताओं को भी, आपको भी बताना चाहता हूँ कि वास्तु नो डाउट थोड़ा बहुत एक्सपेंस लेता है, पर बहुत बड़े खर्चे नहीं लेता है। अगर उसके बहुत छोटे छोटे उपाय भी होते हैं कि अगर वो आप चाहें तो टेम्परेरी उपाय करके भी आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक घर है, आपका पुराना घर है, उसको परमानेंटली काम करना, तो उसमें पैसे लगते हैं। और अगर हम बात करें किसी इंसान की, तो अगर कोई इंसान 1 साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, आप वो देखते होंगे, वो 1 साल के लिए ही होता है, उसके बाद तो फिर से आपको रिन्यूअल कराना होता है। यहाँ तो एक बार ही पैसा लग रहा है आपके जीवन में, और उतना ही लग रहा है जितना हेल्थ प्लान में आप देते हैं। तो आप अगर इतना पैसा लगा के अपने जीवन को, पूरे जीवन को, आप खुद को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही कर लें, और हर एक एंगल में सही कर लें, चाहे मनी के रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या सपोर्ट से रिलेटेड हो, या बच्चों की एजुकेशन भी हो, तो मुझे लगता है कि ये पैसा बहुत ही कम है। इस बात की आप गारंटी देते हैं कि हम वास्तु ठीक कर देंगे तो उसके बाद जो समस्याएं हैं उनमें निजात मिलेगी? सर, मैंने अभी तक लगभग 2,500 से ज़्यादा वास्तु किए लोगों के, और लगभग मैंने 600 साढ़े 600 फैक्ट्रियाँ की, और बहुत सारे ऑफिसेस किए। तो वहाँ का जो मुझे अभी रिजल्ट, जो मैं आपको अपना खुद का बता रहा हूँ, मेरा 99.9% का रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ मैं। मैंने जब काम किया, मैंने जब शास्त्रों को ध्यान में रख के, वेदों को ध्यान में रख के वास्तु को अप्लाई किया घरों में, तो मैंने 100% वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने रिजल्ट पाए। तो
उसी के आधार पे अगर हम बात करें तो उस आधार पे मैं इतना ही कहूँगा कि कोई इंसान अगर डर रहा है वास्तु के खर्चे से या किसी चीज़ से, तो मैं इतना ही आपके द्वारा बोलूँगा कि एक बार करा के देखिए, तभी पता चलेगा कि क्या है ये जीवन, जी ये पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में पैदा हुए, आपका पर्पस क्या था। अगर एक बार करा देते हैं तो शायद ईश्वर आपके पर्पस को आपको बता दे। जी देखिए, ये थे शिवांशु वर्मा जी, जिन्होंने कितने सहज सरल तरीके से आपको वास्तु के बारे में बताया। और वो कोई जिद नहीं करते कि केवल आप वास्तु ठीक कराओ, आपको ज्योतिष मिल जाए उससे कराइए, आपको जो मिल जाए, और कोई बड़ा खर्चे की भी बात नहीं करते। तो जो लोग समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, बीमारियों से और भी अन्य कारणों से, तो एक बार मुझे लगता है कि ये भी करके देख लेना चाहिए। जब हम इतने सारे प्रयोग करते हैं जीवन में, एक बार आजमा लेना चाहिए। और अच्छा होगी जब हमारा प्लाट हो मकान बनाने के पहले, तब किसी वास्तुविद से सलाह ले लें, तो हो सकता है हम समस्याओं से निजात पा जाएं। क्योंकि हम समस्याओं में नहीं जीना चाहते, हम बहुत सहज सरल जीवन चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ने, हमारे धर्म शास्त्रों ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। प्रारब्ध है तो उसको ठीक करने के उपाय हैं। जैसे बरसात में आपको छाता उपलब्ध हो जाएगा, आप भीगोगे नहीं, बरसात तो होगी। तो इसी तरह ज्योतिष वास्तु ये सब हैं। आप तो जिसमें आपको सुकून मिले, आनंद मिले, वो करिए। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।